हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपेक्षा कंथारिया और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरेशन पर हार्दिक स्वागत है। तो आज है हमारे साथ दाहोद की जानी मानी हस्ती जिन्होंने कथक और क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत नाम कमाया है और अपना और दाहोद का नाम रोशन करा है। ये पिछले 21 सालों से दाहोद में कथक की क्लासेस ले रही है और इनके अंडर में बहुत से स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग ली है और कथक में आगे बढ़े हैं। तो आइए हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनसे मिलिए, ये है मिसेस मृदुस्वरा जोशी मैम। नमस्कार। सो मैम, आपकी जर्नी के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आपने कथक की शुरुआत कैसे करी, कहाँ से ट्रेनिंग ली। हाँ जी, मैं ग्वालियर की हूँ और ग्वालियर में मेरे पिताजी श्री मनोहर भागवत जी का उन्होंने एक म्यूजिक स्कूल खोला था। यानी उन्होंने 35 इयर्स उनका स्कूल चल रहा था। उसमें एक मैडम थी, बहुत अच्छी। उन्होंने उनसे मैंने सीखा हुआ है और उन्होंने एमए किया था कथक में, श्रीमती रजनी अग्निहोत्री। उनसे मैंने कथक की शिक्षा ली है। और तब मैं जब छोटी थी तब मैंने सबसे पहले बिरजू महाराज जी, जो अभी है कथक के महागुरु है, उनको मैंने स्टेज पर देखा था। जब से मेरे दिमाग में कथक सीखने की लालसा उत्पन्न हुई कि मुझे तो बस यही सीखना है। और सच मानिए आप, मेरे को इतना अच्छा लगा उनका नृत्य कि मुझे लगा बस इनके साथ यदि मैं एक बार इनसे कथक सीख लूं तो मेरा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और सच में ऐसा हुआ भी। यानी हम जिसको हम चाहते हैं कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो वो हमको मिल जाता है। और आज मैं उनसे तो सीखा ही सीखा, उनके वर्कशॉप जाके मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। पहले मैंने रजनी ताई से, यानी हम लोग ताई बोलते हैं उनको, रजनी ताई से हमने बहुत सारी शिक्षा ली और आज उनकी वजह से मैं आज इस पर काम कर रही हूँ। मैम, हमें कथक के बारे में कुछ बताइए, कथक क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कथक जैसा है, कथा कहे सो कथक। यानी पहले जमाने में टीवी वगैरह कुछ हुआ नहीं थे और तब मंदिरों में ऐसे कई जगह पे, पंडाल पे नृत्य हुआ करता था और उसको शास्त्रीयता के साथ हम उसको प्रेजेंट करते थे। यानी कुछ लोग ऐसे उसको मिलकर कथा, यानी पौराणिक कथाएं, रामायण महाभारत जो होती थी अपनी पुरानी कथाएं, उसको हम प्रेजेंटेशन के साथ लोगों को मालूम पड़े कि ये कथाएं क्या है, तो उसको शास्त्रीय पद्धति के साथ लोगों के सामने पेश करते थे। तो उससे हम कथक बोलेंगे। आज भी वही है कि उसमें हम भाव भंगिमाएं करते हैं, भाव करते हैं, गद्भाव करते हैं। तो वो सब जो होता है वो कथक में होता है। जैसे कालिया दमन हुआ, जैसे होली का भाव हुआ, द्रौपदी चीरहरण हुआ, ये जितने भाव है ना, महाभारत के भी है। तो ये सारे जो भाव हम कथक में करते हैं कि हमको वो स्टोरी याद आती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था उस जमाने में। तो बहुत अच्छा लगता है। और वो उसको सांगीतिक के साथ, यानी संगीत के साथ, जैसे तबला है, हारमोनियम है, सितार है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट उसके साथ बजाए जाते हैं। उसके बाद कथक में परन, तत्का, तोड़ा, टुकड़ा, तिहाइया, उसका चक्कदार परन, फरमाइशी परन, नौहक्का परन, ये सारे बड़े बड़े बोलों को बजाया भी जाता है और किया भी जाता है। वो जब हम सीखते हैं ना, उसका जो आनंद होता है वो तो द्विगुणित हो जाता है। ये जो सीखता है उसको मालूम रहता है कि कितना मजा आता है। और लय ताल का मेन समावेश होता है, जिसमें अब देखिए लय तो हर चीज में लय है। आज जितनी भी संगीत में क्या और हमारी पृथ्वी पर क्या, लय के साथ ही सब चीजें हो रही है। तो चिड़िया भी चहकती है तो वो लय के साथ चहकती है, कोयल भी बोलती है लय के साथ बोलती है। वैसे ही हमारे कथक में भी वैसा ही है। और अलग अलग लय के साथ हम लोग ठाए, दुगुन, चौगुन, आड़ी गुन, सब बहुत सारी लय के साथ हम लोग हमारा अलग अलग हमारा नृत्य हम पेश करते हैं। तो एक उसकी स्पेशलिटी है। उसके बाद लय तो साथ में है, लेकिन कथक में रसों का भी बहुत महत्व है। रस हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं और रसों में हमारे लिए सारे हम कैसी भाव भंगिमाएं करते हैं, गद भाव में हम कैसा प्रेजेंट करते हैं। यानी रस यानी एक एक्टिंग करना। वापस वही आ गया कि एक्टिंग, कथक, गायन, वादन, तीनों से मिलके क्या बनता है, संगीत। और संगीत ही हमारे जीवन का
बहुत बड़ा आधार केंद्र है। यदि संगीत ना हो ना तो हमारा जीवन तो मुझे नहीं लगता कुछ चल सकता है। आज मैंने संगीत भी सीखा हुआ है। मैंने संगीत की शिक्षा मेरे पिताजी श्री मनोहर भागवत जी से ली है और उन्होंने शिक्षा ली। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे गाया जाता है, फील के साथ कैसे गाया जाता है, कि उसका उच्चारण, शब्दों का उच्चारण कैसा होना चाहिए, फीलिंगनेस कैसी होनी चाहिए, जैसा जैसा गाना है वैसे हमको कैसा फील करके आना चाहिए। जब तक दूसरे को, यदि हम आनंदित नहीं होंगे तो हम दूसरे को आनंद दे ही नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। कथक में भी वैसा ही है। यदि हम आनंद के साथ डांस करते हैं, हमको अच्छा लग रहा है, कोई भी चीज हमको अच्छी लगती है, जब भी हम दूसरे तक पहुंचाएंगे वो चीज। तो वो कथक में भी है और संगीत में भी है, गायन में भी है, वादन में भी है, एक्टिंग में भी वो ही है। यानी तीनों चारों से मिलकर ये चीज बनी हुई है। कथक में हम लोग भी भाव भंगिमाएं, मुद्राएं करते हैं और हमारी जो बात है हम लोगों तक पहुंचाते हैं। वैसे ही संगीत में भी है, गजल में है, ठुमरी में है, छोटे ख्याल में है, बड़े ख्याल में है। थोड़ी मैं म्यूजिक की हूँ इसलिए मुझे उसके बारे में मालूम है, तो वो मैं आपके बदले बता रही हूँ। और पद में भी है। जब कोई लिखता है तो कोई शेरो शायरी भी लिखता है तो अपने भाव उसमें डालता है और वो भाव जब वो सिंगर गाता है तो वो लोगों तक पहुंचती है। और वैसे ही वो भाव, जैसे हम गजल में, हम कथक में गजल भी प्रेजेंट करते हैं, गजल को भी हम प्रेजेंट करते हैं, ठुमरी को भी प्रेजेंट करते हैं। तो वो जो भाव भंगिमा होती है, वो नायिका अपने भाव कैसे है आज वो क्या चाहती है, उसके दिमाग में क्या है, उससे जितने भी लोग हैं वो आनंदित होते हैं, उनको अच्छा लगता है और बहुत प्रसन्नता व्यक्त होती है उससे। तो मैम, हमने सुना है कि कथक में घराने भी होते हैं, जी, तो उनके बारे में भी हमें कुछ बताइए। जी जी जी। कथक में और क्लासिकल म्यूजिक में, दोनों में ही घराने हैं। अभी मैं आपको कथक के बारे में बता रही हूँ। कथक के 3 घराने हैं, लखनऊ, जयपुर, बनारस। अब मैं उनको शॉर्ट में इतना ही बता सकती हूँ कि तीनों की विशेषताएं अलग अलग है। कथक में अलग है, जैसे अपना लखनऊ घराना है, उसमें ऐसे छोटी छोटी परने डांस नृत्य में हम लोग पेश करते हैं। थोड़े टुकड़े छोटे छोटे होते हैं और उसकी जो स्पेशलिटी ये है कि वो अपने जो भाव है एक सम पे इतनी अलग सी पहचान बनाते हैं कि वो जो कथक सीखने वाला उसको मालूम होता है ये लखनऊ घराना है। वही जयपुर घराने में स्पेशलिटी वो है कि तत्कार बहुत उनका स्पेशल होता है और उसमें पखावज पखावज के बोलों का मेन यूज होता है। उसमें हाथों पर ज्यादा आपके फोर्स के साथ तत्कार करते हैं और ये स्पेशलिटी जयपुर में है। बनारस में ऐसा है कि बनारस घराने में वापस वो है कि बारीकियां, जो सूक्ष्मता होती है कथक में, जो सूक्ष्म बातें होती है वो बनारस घराने में दिखाई जाती है। तो हर एक बात में हर एक घरानों की एक स्पेशलिटी है, तो वो हमको आज मालूम पड़ती है कथक में। मैम, मैंने कहीं सुना है कि जब शिव जी और दूसरे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो क्लासिकल डांस फॉर्म की मुद्राओं का प्रयोग करके अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करते थे। तो आज के इस मॉडर्न जमाने में भी क्या अगर कोई क्लासिकल डांस आर्टिस्ट होता है तो क्या वो इन मुद्राओं का प्रयोग करके अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। ये तो कथक में या कोई भी शास्त्रीय नृत्य में ये बात तो पक्की है, क्योंकि कथक जो है, मैंने जो सीखा है, तो वो अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमारा अध्यात्म के साथ जो व्यक्ति जुड़ जाता है उसमें गहन चिंतन और भगवान के साथ उसका जुड़ाव रहता है। साथ साथ में हम उसके योग के साथ भी हम उसको जोड़ते हैं। आज के दौर में योग का कितना महत्व है आप सभी लोग जानते हैं और कोरोना पीरियड में या किसी भी आज की जो स्थिति है उसमें योग का और अध्यात्म का और हमारे लिए स्वस्थ रहना सबसे जरूरी बात है हर एक व्यक्ति के लिए। तो सबसे जरूरी बात है कि मैं बोलूंगी कि डांस जो चीज है जो कि हमको आनंदित करती है और उसके साथ यदि हम जुड़ जाते हैं तो हम इन सब चीजों के साथ जुड़ जाते हैं। दूसरी बात यह है, आपने जैसा पूछा है मुझे कि कुछ मुद्राओं का भी है और उसमें जैसे हम ये मुद्रा होती है, हमारी शिखर मुद्रा होती है। शिखर मुद्राओं का और बहुत सारी जितनी 28 असंयुक्त मुद्राएं हैं, 26 या 26 हमारी संयुक्त मुद्रा है। तो उनका जब हम लोग यूज करते हैं अलग अलग चीजों पे अलग अलग भाव के समय उनका हम यूज करते हैं,
तो उनका भी हर एक डांस फॉर्म में उसका उपयोग होता है। तो जैसे हम लोग ये जो मुद्रा करते हैं, अराल मुद्रा का हमारे कथक में सबसे पहले यूज होता है, पताका मुद्रा का होता है, त्रिपताका का यूज होता है, ओके। उसके बाद मुष्टि का यूज होता है, सारे गद भाव में इसका यूज होता है, कथक शालुई मुद्राओं से होता है। तो ये हमारे लिए जरूरी है। तो मैम आपकी लाइफ में कथक का क्या इम्पोर्टेंस है, और आपको कब रियलाइज हुआ कि मुझे इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है? और हमारी लाइफ में कोई भी जर्नी हो, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ की डिग्री हो, उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो क्या आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट था इस चीज़ के लिए? बिल्कुल था। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरे पिताजी का और मेरे माताजी का बहुत सपोर्ट मिला। मेरे संगीतिक शिक्षा भी उन्हीं के साथ हुई है और हमारा पूरा फैमिली भी म्यूजिक से जुड़ी हुई है। तो वो कोई प्रश्न ही नहीं था कि नहीं नहीं करना है या तुम्हें नहीं इसको आगे बढ़ाना है। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। मैं आपको यही कहूंगी कि उनका वो था कि बेटा तुमने ये चीज सीखी है, अब लोगों को सिखाओ। वो इसी कारण मैं 86 या 87 से मैंने सिखाना चालू किया और शायद उसी की वजह से आज मैं काफी उसमें आगे बढ़ रही हूँ और बच्चों को काफी मैंने शिक्षा दी है और काफी बच्चे मेरे पास सीखे हुए हैं आज की दौर में। और फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो शायद कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। और फैमिली के सपोर्ट तब भी था और आज भी है। आज मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी बेटी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरी बड़ी बेटी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और मेन तो ये है कि मेरी छोटी बेटी जो है प्रांजलि जोशी, वो भी कथक में बहुत बड़ा काम कर रही है और उसकी मुझे बहुत खुशी है। दूसरी बात ये है कि आज की इसमें मैं बच्चों को डिग्री करवाती हूँ, डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करवा रही हूँ। तो उसका आज हमारे जीवन में यानी बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो हम थ्योरेटिकल भी नॉलेज प्राप्त करते हैं, बच्चे लोग की थ्योरी से सीख रहे बच्चे। दूसरी बात ये है कि बच्चों को कथक के बारे में जानकारी मिल रही है, क्या होता है कथक। और जहाँ दाहोद में हम रह रहे हैं, थोड़ी जगह छोटी है लेकिन फिर भी हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे उसका अच्छा लग रहा है मुझे। और बच्चे लोग भी उसको बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। और कहीं हम प्रोग्राम दे रहे हैं, बाहर भी जाते हैं, वहां पर भी हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, तो उसमें भी सारे बच्चे उनके पार्ट सीख रहे हैं बच्चे। तो बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम रहता है। तो मैम अगर ये जो आप सर्टिफाइड कोर्सेज करवाते हैं, तो आगे जाकर अगर हमें इसमें इस करियर में आगे बढ़ना है तो वो हमें कैसे काम लगता है? जी, वो बहुत काम आता है, इसीलिए मैं सर्टिफिकेट दिलवाती हूँ, मैं सर्टिफाइड कोर्स करवा रही हूँ। तो आपका जैसे कहीं पर भी प्रोफेसर या लेक्चरर की पोस्ट पे आज उसको आपको एक टीचर के तौर पर आपको एक मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैम आपने म्यूजिक और डांस दोनों सीखा है, तो आपकी लाइफ में उसका क्या एडवांटेज रहा? मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा एडवांटेज रहा मुझे, क्योंकि क्या है कि संगीत और डांस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब ये पूरक है, यदि जिसको संगीत आता है वो डांस बहुत आराम से कर सकता है, क्योंकि उसको लय ताल सबकी जानकारी है। जब लय ताल हमको मालूम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी भी लय में हम डांस कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि संगीत में जैसे ठुमरी होती है, तराना होता है, गजल होती है, भजन होता है, और आपका अष्टपदी होती है। तो ये सारी जो उसके जो अलग अलग वेराइटीज हैं, वो सारी कुछ हम लोग कथक में भी प्रेजेंट करते हैं। तो वो सब मैं गाती हूँ और मैं खुद टुकड़े टुकड़े भी बोल रही हूँ और वो गा भी रही हूँ। यदि कहीं पर कुछ चीज़ मुझे नहीं मिलती है तो मैं उसका क्रिएशन भी कर लेती हूँ। यदि मैंने म्यूजिक सीखा है उसकी वजह से मैं उसको कंपोज भी कर लेती हूँ, अपने हिसाब से उन रागों में उसको ढाल लेती हूँ। यदि हमको रात का, जैसे संगीत में ऐसा होता है कि यदि दोपहर में भी समय होता है, समय के साथ गाया जाता है रागों को, तो ये राग मैंने सीखे हुए हैं। उसकी वजह से यदि हमारा शाम दोपहर का प्रोग्राम है तो मैं उसको मधुवंती में ट्यून कर लेती हूँ
और यदि वो रात का प्रोग्राम है तो मैं उसको यमन में ट्यून कर लेती हूँ। यदि सुबह का है तो भैरव राग में उसको ट्यून कर लेती हूँ। तो जब वो ट्यूनिंग, क्योंकि सुबह का जो माहौल होता है, समय के साथ रागों की भी उत्पत्ति है। तो जैसे सब सुबह में जैसे हम जिस हिसाब से गाना है तो हम उस हिसाब से उसको ट्यून करके हम पेश करते हैं। मैम, आपने स्वरांजलि क्लासेस की शुरुआत कैसे करी? जब मेरी दोनों बेटियां बहुत छोटी थी तब से मेरी शुरुआत हुई है ये क्लास की। और पहले मैं घर पे लेती थी क्लासेस, लेकिन फिर दाहोद के कुछ बच्चे मेरे पास आते थे, घर पर ही सीखने आते थे। और उनकी जो पेरेंट्स लोग थे उनको लगता था कि मैडम आप वहाँ पे आइए, हम आपको जगह का अरेंजमेंट करवा देते हैं, अब आप वहाँ क्लास लीजिए। तो फिर मैंने वहाँ पे चालू किया, जिन्होंने मुझे जगह का ऑर्गेनाइज कर दी थी वहीं पे मैंने क्लास चालू किया। और वहीं पे मेरे पास बच्चे बहुत सीखने आते थे और अभी भी आ रहे हैं। तो मैम, स्वरांजलि के पीछे का आइडिया क्या है? मतलब ये स्वरांजलि, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, वो स्वरांजलि ऐसा है कि मेरी बड़ी बेटी का नाम स्वराली है और छोटी प्रांजलि है, तो दोनों से मिलके ये स्वरांजलि बना हुआ है। क्योंकि मेरे मेरे लाइफ में इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। यानी सभी पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चों का हमारे इसमें, लेकिन मेरे लिए तो सभी के लिए होता है, वैसे मेरे लिए भी है। तो इसलिए स्वराली और प्रांजलि मिलके स्वरांजलि हुआ है ये। और प्रांजलि भी बहुत अच्छा, वो वहां पर भी सिखा रही है, आज के दौर पे बहुत अच्छा काम कर रही है। मैम, आप इतने सालों से कथक की फील्ड में हैं, तो जब आपने कथक सिखाने की शुरुआत की थी, तब के स्टूडेंट्स में और आज के स्टूडेंट्स में आपको क्या चेंजेस देखने मिलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जनरेशन दिन ब दिन चेंज होती जा रही है, और जैसे कि क्लासिकल डांस फॉर्म में गुरु शिष्य परंपरा का एक अलग ही महत्व है, तो उससे रिलेट करके हमें कुछ बताइए। जी, होता क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन आज के दौर में हम गुरु शिष्य परंपरा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या है, बच्चों को पढ़ाई भी करनी है, सुबह स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, और उसके साथ उनको ये कथक सीखना है। और जब उसके लिए उनके लिए टाइम बहुत कम रहता है, हम हफ्ते में 2 या 3 दिन क्लास लेते हैं, उसमें हमको बच्चों को बहुत सारा सिखाना होता है। अब उस समय बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये चीज भी सीखना, और वो भी पारंपरिक कथक नृत्य सीखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तोड़े टुकड़े उसके बारे में हाथों पे पढ़न करना, उनको थ्योरेटिकल सारा नॉलेज होना, ये सारा उनको अपने जहन में रखना पड़ता है। और उसके साथ उनके एग्जाम परीक्षा भी देनी पड़ती है, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट कोर्स भी करना है, तो जो कि उनके आगे के लाइफ के लिए काम आता है। तो ऐसे समय में उनको ये सारी बातें लेके चलना पड़ता है, तो वक्त थोड़ा हमारे पास कम होता है। तो उसमें हर चीज है, हमको 1-2 घंटे में उनको हर चीज सिखानी है। तो अब ये बात आपने पूछी कि वो तब वाले स्टूडेंट और आज वाले स्टूडेंट में क्या फर्क दिखता है। तो देखिए, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं। जब छोटा होता है बच्चा, जब वो 3rd 4th में होता है, तो उसके पेरेंट्स उसको भेजते हैं कि बेटा क्लास में जाओ। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सिखा रहा है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे हर हर बच्चे के साथ वही है, और तब भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही है। तो क्योंकि कथक जो शिक्षा है वो हमको कोई भी बड़ी शिक्षा हमको स्टार्टिंग से, 2nd 3rd में जब बच्चा होता है तब से वो सीखना चालू कर देता है। तो जब वो बड़ा हो जाता है तब उसका इम्पोर्टेंट उसको समझ में आता है कि हमने, हमारे पास क्या चीज सीखी है हमने, और हमें क्या चीज आ रही है, और हमको ये चीज किसके द्वारा सिखाई गई है, या हमारे लिए मैडम कौन थी वो, या हमारे गुरु कौन थे। तब उसका इम्पोर्टेंट उनको उसी समय ध्यान में आता है, और फिर उसके बाद उनके लिए, हमारे लिए जो मन में आस्था रहती है वो तब मुझे मालूम पड़ती है। मैम, हम जैसे कि जानते हैं कि दाहोद एक ट्राइबल एरिया है, और कथक जो है नेशनली इंटरनेशनली सब जगह परफॉर्म करा जाता है। तो दाहोद जैसे शहर में रहकर आपको कहाँ कहाँ परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटीज मिली, कहाँ कहाँ आपके स्वरांजलि के स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करा? जी, दाहोद में भी मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, और हमारे स्टूडेंट कई जगहों पे हमारा नृत्य का प्रदर्शन करने जाते हैं, क्लासिकल कथक डांस। जैसे कि पिछले जब सीएम नरेंद्र मोदी थे, तब यहाँ पे 2-3 जगह, 2-3 बार हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद अनाज महाजन का बहुत बड़ा 9 दिसंबर का प्रोग्राम होता है, उसमें भी हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहला डांस उन्हीं का होता है, सबसे पहला नृत्य क्लासिकल डांस जो होता है वो हमसे, हमारे बच्चों से कराया जाता है। और भी ऐसी कई संस्था ऐसी हैं कि जो चाहती है कि भाई क्लासिकल डांस होना है,
तो कथक से ही चालू हो तो हमारा काफ़ी अच्छा एक माहौल बनेगा, जिससे कि हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। तो मैम जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी स्वरांजलि क्लासेस चलते हैं, तो आपके बच्चे जो सीखते हैं उन्हें आप आपकी तरफ से क्या अपॉर्चुनिटीज देती आई है और क्या आगे देना चाहती है? युवा उत्सव भी होता है, एक कला कुंभ भी वहाँ अभी चलने वाला है, कई सालों से 2-4 सालों से चल रहा है, उसमें भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ से भी प्राइज लेकर आते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे हमारे जो क्लास में भी हम उनके लिए एक स्टेज अरेंज करते हैं कि उनको एक मौका मिले कि स्टेज पर परफॉर्मेंस कैसा करना है। तो सारे हमारे क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो उनका प्रोग्राम देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग हर महीने में 1 बार 2 बार ऐसी बैठक का आयोजन करते हैं कि जिनके पेरेंट्स भी आ सकें और उनको देख सकें कि इनका कितना इम्प्रूव हुआ है कथक, और जिससे कि सभी बच्चों को उसके बारे में नॉलेज मिले। तो मैम अब आपका नेक्स्ट एम क्या है? नेक्स्ट एम, मैं तो हर दिन ये सोचती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। ये मेरा सबसे पहला टारगेट रहता है कि आज क्या करना है। और वही शायद मैं ये कला सीखी हुई हूँ ना, म्यूजिक और डांस, शायद उसके कारण ही मेरे में ये एनर्जी है कि मैं हर बार सोचती हूँ कि आज मैं शाम को क्या सिखाऊंगी या आज मैं बच्चों को नया क्या दे सकती हूँ, और ये बच्चे सीखने के बाद उसको कहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद में ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती है कि हवे शू करवानुं छे, बस। तो ये बात है। तो हम गुजरात में रहते हैं और हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ देते रहना है, यही मेरा एम है। और संगीत के साथ सब लोग जुड़े रहे और म्यूजिक के साथ हमारा जीवन चलता रहे और हम स्वस्थ बने रहे, और यही आज का एम है, मुझे लगता है। इतना ही कहूँगी मैं। तो जो आपके स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और आपके जो चाहने वाले हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? बस ये कार्य करते रहें। आज म्यूजिक और डांस, ये क्लासिकल डांस या कथक डांस जो मैंने सीखा है, बच्चों को जो दे रही हूँ, उसको हमको बहुत दूर दूर तक फैलाना है इस चीज को। और आज की जो युवा पीढ़ी है जो कि आज वेस्टर्न की तरफ झुक रही है, तो प्लीज वो ना झुके, क्योंकि हमारी ये धरोहर है, हमारा ये प्राचीन काल का परंपरागत शास्त्रीय नृत्य की जिसकी वैल्यू आज विदेशों में बहुत ज्यादा है। हम विदेशी लोग यहाँ आके सीख रहे हैं और हमारे यहाँ के बच्चे उसको उतना फॉलो नहीं कर रहे या उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, इसको जाने पहचाने और इसको करें और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे। सो थैंक यू मैम, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिला। तो आई होप आपको भी मजा आया होगा हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो आई होप आप सबको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच।